हाँ भाई। तो कल हम लोग बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि एक न्यूक्लियोफाइल होता है और बेस होता है। न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होते हैं। कोई एक ही कंपाउंड दोनों की तरह एक्ट कर सकता है कंडीशंस के ऊपर। मैंने ये कहा था, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड अगर वह कार्बन पर अटैक करता है, ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। और अगर वह हाइड्रोजन पर अटैक कर रहा है तो हम उसे क्या कह रहे हैं? बेस। और मैंने ये भी बोला था आपसे कि अगर उसका साइज छोटा होगा तो उसके चांसेस ज्यादा होंगे किस पर? कार्बन पर अटैक करने की। प्लस अगर उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज भी ज्यादा है, तो भी उसके चांसेस ज्यादा होते हैं पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करने के। ठीक है। देखो, पॉजिटिव तो दोनों से मिल रहा है, उसे कार्बोकेटाइन से मिल रहा है और हाइड्रोजन से भी मिल रहा है, H+ से। ठीक है। लेकिन पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर अटैक करना अगर आसान नहीं है, तब वो H+ पर अटैक करता है। तो पहली चीज तो जो रहती है वो ये रहती है कि अगर आपका बल्की ग्रुप है, बल्की ग्रुप है यानी जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वह आपका अगल बगल बहुत सारे ग्रुप से भिड़ा हुआ है, यानी आपका घिरा हुआ है, तो इस बात को याद रखिएगा, तो चांसेस ज्यादा होंगे एज अ बेस होने के। किसके होने के? बेस होने के। और अगर वह आपका उतना घिरा हुआ नहीं है, ठीक है, उतना घिरा हुआ नहीं है, तो फिर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। और मैंने आपको इसका एग्जाम्पल बताया था, बाकायदा हम लोग अभी आगे जाकर देखेंगे विलियमसन ईथर सिंथेसिस में। विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस में। ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देखेंगे आगे। अभी नहीं देख रहे हैं, आगे देखेंगे चैप्टर में। अब देखिए यहाँ पर कुछ एक सब्सटेंस, यानी न्यूक्लियोफाइल के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। एक होते हैं वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। वो होते हैं HS-, I-, RS-। ठीक है। गुड न्यूक्लियोफाइल की रेंज में कौन आएगा? Br-, OH-, RO-, CN-, N3-। फेयर न्यूक्लियोफाइल। इसकी रेंज में कौन आता है? NH3, Cl-, F-, RCO2-। वीक न्यूक्लियोफाइल। इसकी रेंज में आते हैं H2O, ROH। वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल। RCO2H। देखो बेटा, एक चीज यहाँ पर देखना, जैसे आपका ये H2O है, H2O ने H+ निकाल दिया, तो उस पर चार्ज कितना आ गया? OH-1 हो गया कि नहीं? OH-1 यहाँ आ गया। यानी अगर नेगेटिवली चार्ज है, सेम चीज अगर नेगेटिवली चार्ज है, उसका कॉन्जुगेट अगर बेस हो जाता है, तो वह ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है। जैसे ये ROH है, H+ निकाल दिया तो क्या बन गया? RO- बन गया। इसीलिए जो नेगेटिवली चार्ज है उन्हें बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। और जो जितने छोटे होते जाते हैं उतने अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जो जितने छोटे होते जाते हैं। अब जैसे देखो, इसका साइज बड़ा है, तो ये क्या हो गया? वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल के अंदर आ गया। इसके अंदर आ गया, वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल के अंदर ही आ गया। क्लियर है?
समझ में आई है बात ईशान भाई, यस यशिता, सर। हारिका? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ठीक। तो ये आपकी वो कैटेगरी है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा, जो अपने आप में अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है वो अच्छा बेस भी होता है। जो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है वो वीक बेस भी होता है, ठीक है। तो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है वो वीक बेस भी होता है। इन्हें एक दूसरे से ऑपोजिट मानकर नहीं चलना। बस बेस और न्यूक्लियोफाइल में अंतर काहे का है? साइज का और कंडीशंस का। साइज का और कंडीशंस का यहाँ पर फर्क रहता है, ठीक है। तो मैंने लिविंग ग्रुप कहाँ पर कराया? हाँ, लिविंग ग्रुप नहीं करवाए तुमने? हाँ, पागल हो। फॉर्मेशन ऑफ फेट ऑफ कैटायन में करवाए थे। ये न्यूक्लियोफाइल और बेस के बारे में बात होगी हमारी। अब जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं एक जनरल क्वेश्चन, ये क्या होगा, किसकी तरह ऐड करेगा, इसके चांसेस क्या हैं? टर्शरी ब्यूटाइल पोटेशियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा? यानी समझ रहे हो क्या हो गया? CH3C, CH3 ये लग गया आपका। और क्या हो जाएगा? O नेगेटिव और K पॉजिटिव। तो इसके चांसेस क्या है किसकी तरह ऐड करने की? तो ये बेस की तरह ऐड करेगा, यानी ये प्रोटोनेशन कॉज कराएगा। प्रोटोनेशन कॉज कराने का मतलब किसी भी चीज में से H+ को निकाल लेगा तो उसका प्रोटोनेशन हो जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का आता है एसिड एंड बेस बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं सभी या तो एसिड की तरह बिहेव करते हैं या बेस की तरह बिहेव करते हैं, और कभी कभी वो न्यूट्रल की तरह भी बिहेव करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स behaves as acid, base and sometimes neutral। ठीक है। एसिड का मतलब क्या होता है? मैंने पहले ही बताया था आपको, जो H+ को डोनेट करता है क्या करता है, ठीक है। और बेस का मतलब क्या होता है? हाँ, तो बेस का मतलब कभी भी ये नहीं कहना कि OH देने वाला। OH देकर भी वो क्या काम कर रहा है, वो आपका H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर H+ एक्सेप्टर को हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ये सबसे मेन डेफिनेशन बेस की। क्या डेफिनेशन है? H+ एक्सेप्टर, जो H+ को एक्सेप्ट करता है उसी को हम कहते हैं बेस, ठीक है।
अब देखना बच्चों, मैं यहाँ पर आपको ये 3 एसिड्स दे रहा हूं, और एसिड्स को पहचानने के क्या तरीके होते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये हमारा बेंजोइक एसिड, ये हो गया हमारा फिनॉल, और ये हो गया साइक्लोहेक्सिनॉल। ठीक है, दिस इज बेंजोइक एसिड, दिस इज फिनॉल, एंड दिस इज साइक्लोहेक्सिनॉल। यशिता, हाँ सर। इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा और सबसे वीक कौन सा होगा? सर सबसे स्ट्रॉन्ग बेंजोइक एसिड। कैसे मालूम? क्योंकि उसमें COH लगा है। तो उससे क्या मतलब है? देखो बेटा, किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ को जानने के लिए हमारे पास में 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि हम प्रैक्टिकल करें, और उसकी रिएक्शन हम बेस के साथ कराएं। किसके साथ कराएं? बेस के साथ में। और दूसरा तरीका ये होता है कि हम उसका कॉन्जुगेट बेस बनाएं, और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को चेक करें। काहे से चेक करेंगे? उन सभी इफेक्ट से जो हमने अभी तक पढ़े हैं, उन सभी इफेक्ट से जिससे अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं। ठीक है, तो पहला प्रैक्टिकल तरीका देखते हैं। हमने इसकी रिएक्शन NaSCO3 के साथ में कराई, जो अपने आप में बहुत बहुत वीक बेस है। क्या है? बहुत वीक बेस है। इसके साथ में हमने रिएक्शन कराई, तो हमने ये देखा बेंजोइक एसिड ने रिएक्ट कर लिया, फिनॉल ने रिएक्ट नहीं किया, और साइक्लोहेक्सिनॉल ने रिएक्ट नहीं किया। तो इस वेरी वेरी वीक के साथ में हमने ये देखा कि फिनॉल आपका एसिड नहीं है, और ना साइक्लोहेक्सिनॉल आपका एसिडिक है। फिर हमने थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस लेकर देखा, कौन सा? NaOH। NaOH के साथ बेंजोइक एसिड ने रिएक्ट कर लिया, फिनॉल ने भी रिएक्ट कर लिया, साइक्लोहेक्सिनॉल ने रिएक्ट नहीं किया। तो हमने कहा थोड़ा सा और हम स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एसिड को लेकर देखें, तो और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हो गया? NaNH2। NaNH2 में NH2 पर नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बन गया। ये NaOH से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस बन गया। सोडा एमाइड हम इसे कहते हैं। इसके साथ में जब हमने रिएक्शन कराई, तो बेंजोइक एसिड ने भी रिएक्ट करा, फिनॉल ने भी, और साइक्लोहेक्सिनॉल ने। तो हमें ये मालूम पड़ा कि तीनों यहाँ पर एसिडिक नेचर के। पर साइक्लोहेक्सिनॉल को रिएक्ट करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब ये बहुत वीक एसिड है। ठीक है, मॉडरेट कौन हो गया? फिनॉल, क्योंकि ये NaOH से तो कर ले रहा है, पर NaSCO3 से नहीं कर पा रहा। जबकि बेंजोइक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग है इन दोनों के कंपैरेटिवली, क्योंकि ये वीकेस्ट बेस के साथ में रिएक्ट कर रहा है। तो एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, अब लेकिन हमें इसे एक्सप्लेन करना होगा, तो हर बार हम जाकर प्रैक्टिकल थोड़िया करेंगे। ठीक है, तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहली बात, एसिड बेस जो बिहेवियर होता है, इस बात को समझ लेना, इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट। वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है एक दूसरे के। कैसे इस बात को हम कहेंगे? तो अभी अभी आपने देखा NaNH2 के कंपैरेटिवली साइक्लोहेक्सिनॉल एसिडिक है, ठीक है, पर NaOH के कंपैरेटिवली नहीं है। ठीक है, और एसिड बेस स्ट्रेंथ को भी एक बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, एसिड स्ट्रेंथ को भी अगर कभी भी निकालोगे तो किसके कंपैरेटिवली कह रहे हो, वही वाली बात हो जाती है। जैसे मैं स्ट्रॉन्ग या वीक, तो आप ये पूछोगे किसके कंपैरेटिवली। अभी रूम में जितने भी लोग हैं उन सबके कंपैरेटिवली तो हम स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब कोई हमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ अगर खड़ा हो जाए तो फिर हम क्या हो गए? वीक हो गए। तो ये एक अपने आप में रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है, एसिड बेस स्ट्रेंथ। क्लियर है भाई? चलिए, अब देखिए, किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को अगर आपको पता लगाना है, तो सिंपली आपको क्या करना है? आपको करना यह है कि जो भी एसिड आपको दे रखा है उसका स्ट्रक्चर बना लीजिए सबसे पहले तो।
ये है सी डबल बॉन्ड O और ये लगा O और H। यहां पर हमारा ये हो गया OH और यहां पर भी हो गया OH। फर्क ये है कि यहाँ पर बेंजीन रिंग है और इस वाले में बेंजीन रिंग नहीं है। अब हमें करना क्या है, हमें करना यह है कि इसके कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन करना है। किसका फॉर्मेशन करना है? कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन करना है इन तीनों। जैसे हम इसका कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं, उजैर, यस सर। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है बेटा? ऊ नहीं होता, क्या होता? विशाखा, यादव जी, अच्छा। एक H प्लस, जब किसी भी एसिड में से एक H प्लस निकाल दिया है तो बाकी का जो भी पार्ट बचेगा उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्जुगेट बेस कहेंगे। तो हमने सिर्फ एक H प्लस को निकाल दिया यहां से, यहां पर क्या आ गया? O नेगेटिव। तो ये बन गया इसका कॉन्जुगेट बेस। क्या बन गया? कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, इसका भी हमने कॉन्जुगेट बेस बनाया। O पर नेगेटिव, इसका भी कॉन्जुगेट बेस बनाया हमने, O पर नेगेटिव। अब देखो बेटा, इस वाले स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है? तो यहां हो रहा है कॉन्जुगेशन, डीलोकलाइजेशन। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन यहां देगा और ये बॉन्ड यहां जाएगा, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज भी यहां पर जाएगा। तो ये चला जाता है यहां पर O नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड से O लग गया, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज बेंजीन पर नहीं हो रहा है, ये दो ऑक्सीजन पर हो रहा है। इस पर हो रहा है, दो ऑक्सीजन पर हो रहा है, और अच्छा खासा डीलोकलाइजेशन हो रहा है, अच्छा खासा डीलोकलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर डीलोकलाइजेशन कहां पर हो रहा है? बेंजीन रिंग पर हो रहा है, क्योंकि बेंजाइलिक एटम पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये कहां जाएगा? यहां जाएगा, फिर ये यहां जाएगा। डबल एरो सिस्टम से शो करोगे। और मैं इसके स्ट्रक्चर तो बना नहीं रहा हूं, छोड़ो, वो आप समझ गए हो, आप बना लोगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहां पर ये नेगेटिव चार्ज कहां कहां पर घूम रहा है? तो देखो, एक, दो और तीन, तीन कार्बन और एक ऑक्सीजन पर घूम रहा है, और यहां पर दो ऑक्सीजन पर घूम रहा है। तो कहां पर ज्यादा स्टेबल होगा? तो याद रखना, दो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज हो, दो ऑक्सीजन पर जितना ये आपका स्टेबल हो सकता है उतना ये तीन कार्बन पर नहीं हो सकता है। जितना स्टेबल ये डीलोकलाइजेशन दो ऑक्सीजन पर करके हो सकता है, उतना स्टेबल तीन कार्बन पर नहीं हो सकता, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नेगेटिव चार्ज ज्यादा सेटिस्फाइड होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, ठीक है। इसलिए ये आपका सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। ये कॉन्जुगेट बेस कैसा हो गया आपका? स्टेबल हो गया, ये आपका स्टेबल हो गया। क्यों स्टेबल हो गया? नहीं, कौन है? बुलवा ले क्या? कल कल तो आएंगे ना बच्चे? हाँ। कल तो ये हो जाएगा आपका ऐसा। अभी थोड़ी देर बाद बात कर लेते हैं। ये उसके कंपैरेटिवली लेस स्टेबल है, और यहां पर तो कोई भी डीलोकलाइजेशन हो ही नहीं रहा, नो डीलोकलाइजेशन, ठीक है। यहां पर कोई भी डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो ये आपका लीस्ट स्टेबल हो गया। समझ में आ गई ये बात बच्चों? बोलो भाई। यस सर।
ऑनलाइन वाली सोते रहते जी आंख बंद करके। यस सर। तुम ही एक ही बार क्यों चिल्ला रहे बार बार? हाँ नींद में हो गया? समझ में आया? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। उजैर भाईजान, ओ उजैर यस भाईजान, सर। यस सर। चलो अब इन दोनों स्ट्रक्चर में मुझे बताना। बता भाई, कौन सा ज्यादा एसिडिक है एंड व्हाई? सारिका, हाँ सर। बताओ। सर करके बता रहे। हाँ, यशिता, हाँ सर। बताओ बेटा। सर एक मिनट। अरे बताओ यार जल्दी। विशाखा, देखो बेटा, यहां पर अगर इसे चेक करना है तो चेक करने के लिए आप क्या बनाओगे? कॉन्जुगेट बेस ही तो बनाओगे। कौन सी नई बात कह रहा हूं मैं? कॉन्जुगेट बेस तुमने ये बनाया तो अब जरूरी नहीं है तुम हाथ से ही बनाओ, इसे मन के अंदर बना लो, देख लो यहां पर क्या हो रहा है। ये यहाँ है ना? अच्छा, यहां पर क्या हो रहा है भाई? एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ पर नेगेटिव। यहां पर ये कहाँ जाएगा? यहां जाएगा, फिर ये यहां पहुंचेगा, फिर नेगेटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा, तो फिर उससे क्या होगा? ये यहां उतरेगा और ये कहां पहुंचेगा? यहां पहुंचेगा। यानी ये कितने ऑक्सीजन पर कर रहा है डीलोकलाइजेशन? बोलो भाई। 3 पे। 3। 3 पर कर रहा है ना? हैं? कौन चिल्ला है ये? हैं? सही उजैर था। उजैर इतनी कस के चिल्ला रहा है? क्या बक रहा है? अरे कौन बक रहा हैगा? उससे कहो नहीं बके। तो अरे सर देखो भैया, घर पे बकरा। अरे तो घर पे बके चाहे जहां बके, उससे कहो बकना बंद करे। बिना फालतू में क्यों बक रहा? अब देखो भाई, यहां पर ये तीन तीन ऑक्सीजन के ऊपर, यशिता समझ में आ रहा है ना बेटा? ये हाँ तीन तीन सर। ऑक्सीजन के ऊपर डिलोकलाइजेशन होगा, और जब तीन तीन ऑक्सीजन के ऊपर डिलोकलाइजेशन होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका कॉन्जुगेट बेस इज मोर स्टेबल। और जब ये ज्यादा स्टेबल होगा तो जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका नाम क्या है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ये ज्यादा स्टेबल है किसके कंपैरेटिवली? बेंजोइक एसिड कंपैरेटिवली। उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात।
विशाखा, Yes, sir. तुम विशाखा थोड़ी हो। बताओ बेटा, साइक्लोहेक्सिनॉल यही तो है, ठीक है, और साइक्लोथायोनॉल, थायोल सॉरी, साइक्लोहेक्सिन थायोल, इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है? हैं? क्यों? हाँ भाई, ऑनलाइन वालों में से कोई बता सकता है? एक सेकंड सर। यस सर, फर्स्ट वाला होगा, OH वाला। वो भी पीछे से आवाज दे रहा है तुम्हारे। सर फिनॉल ही होगा। कौन होगा? फिनॉल फिनॉल। ही हो। ओके, बताओ भाई। हाँ, फिर शायद तो भाई थायोल होगा। ये देखना, यहां पर हमने इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया, ऑक्सीजन पर है नेगेटिव चार्ज, यहां पर सल्फर पर है नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब क्या हो जाएगा बताइए? ऑक्सीजन का साइज बड़ा या सल्फर का? यहां सल्फर का साइज बड़ा है, याद रखिएगा। साइज, साइज को हमें देखना है, और साइज इसका कैसा है? बिगर साइज है, बड़ा साइज है। बड़े साइज होने की वजह से नेगेटिव चार्ज यहां पर क्या रहेगा? स्कैटर्ड। नेगेटिव चार्ज इज मोर स्कैटर्ड, स्कैटर्ड यानी कि फैला हुआ है, ठीक है। और यहां पर नेगेटिव चार्ज लेस स्कैटर्ड, ये कम स्कैटर्ड है, यानी कैसा है आपका? ये कंसंट्रेटेड है। नेगेटिव चार्ज कैसा है? कंसंट्रेटेड है। और अगर ये कंसंट्रेटेड है तो ये H प्लस को जाने नहीं देगा, H प्लस को बुलाएगा, जबकि ये H प्लस को इजिली जाने देगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज फैल गया ना। वो जब डीलोकलाइजेशन होता, क्या होता है? और जब वो सेम पीरियड में हो तब, जब वो सेम पीरियड में हो तब, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन सेम पीरियड में, पर जैसे ग्रुप में आओगे तो ग्रुप में आपको साइजेस को भी तो देखना पड़ेगा बेटा, साइज को भी तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ज्यादा स्कैटर्ड है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा? ये H प्लस को बुलाएगा नहीं, H प्लस इजिली निकल जाएगा। तो आपका ये जो थायो एल्कोहल वाला जो केस रहता है, ये आपका ज्यादा एसिडिक होता है, दिस इज मोर एसिडिक। क्लियर है भाई? बोलो। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक, अब देखो बेटा, एसिडिक और एसिडिक नेचर को एक चीज और, हाइब्रिडाइजेशन भी इंफ्लुएंस करता है। हाइब्रिडाइजेशन भी एसिडिक नेचर को इन्फ्लुएंस करता है। एसिड बेस स्ट्रेंथ कैसे? जैसे कि हम यहां पर ये बात करें कि हमारे ये R कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, अगर आपका ये मौजूद है तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp हाइब्रिडाइजेशन है। इसका भी क्या है? sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन है मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल दो ही हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं यहाँ पर? दो हैं। कौन कौन से हैं? एक S है और एक P है, एक S है और एक P है। अच्छा, S और P के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे हमारा एक होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक होता है sp2 और एक होता है sp।
इसमें एस का परसेंटेज कैरेक्टर कितना है विशाखा sp3 में? 25। वेरी गुड बेटा, शाबाश। ठीक है ना। और पी का कितना है बेटा? वेरी गुड, 75% है। यहां पर कितना हो जाएगा इसका? 33.33% और इसका 66%। यहां पर है इसका कितना परसेंटेज है? 50%। 50%। किसे ये बात समझ में नहीं आई है? बोलो जल्दी से। ईशान, नहीं आई समझ में? नहीं सर, आ गई। नहीं सर, आ गई? ये कौन सी बात हुई? मतलब आ गई सर। हाँ। अब देखो बेटा, यहाँ क्या होगा? यहाँ दो ही ऑर्बिटल है, एस का परसेंटेज ज्यादा है। कभी भी हाइब्रिडाइजेशन अगर हम करने जाते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन में इस बात को बहुत 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 अच्छे से याद रखना कि जिस ऑर्बिटल के परसेंटेज ज्यादा होते हैं ऑर्बिटल का शेप वैसे ही होता जाता है। तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन में शेप मैक्सिमम किसकी तरह हो जाएगा? एस की तरह हो जाएगा। और एस की तरह हो जाएगा तो एस के परसेंटेज कैरेक्टर ये ज्यादा एक्वायर करने लगेगा। अब किसी भी एक ऑर्बिट एटम के अंदर हम देखें तो एस ज्यादा न्यूक्लियस के पास होता है कि पी? बोलो भाई, एस न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है कि पी? एस। एस ना। किसी भी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन को भरते हो तो आप ऐसे तो भरते हो 1s, 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 3d। आप ऐसे तो भरते हो। तो पहले आप किसे भरते हो? एस को भरते हो। पहले आप किसे फिलअप करते हो? एस को फिलअप करते हो, याद रखना। तो मतलब एस न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है। तो इसका मतलब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें आपका इसका इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, जो इस हाइड्रोजन से लगा हुआ है, वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके ज्यादा पास है? न्यूक्लियस के ज्यादा पास है। और न्यूक्लियस के कस के ज्यादा पास है तो इसका मतलब ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को कस के पकड़ेगा। और कस के पकड़ेगा तो जब निकलने की बारी आएगी तो यहाँ से एच निकलकर कौन निकलेगा? H+ निकलेगा। और H+ निकलेगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। तो याद रखना, टर्मिनल एल्काइंस का हाइड्रोजन हमेशा एसिडिक होता है। टर्मिनल एल्काइंस, टर्मिनल एल्काइन मतलब जिन पर हाइड्रोजन लग जाए, जिन एल्काइंस पर है एसिडिक हाइड्रोजन, उनका एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ठीक है। तो यहां पर कभी भी अगर आप देखोगे कि अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन कम पे कम होता जा रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। क्लियर है बच्चों? हाँ सर। तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी changes with hybridization। तो हाइब्रिडाइजेशन से क्या क्या चेंज होता है? एसिडिक नेचर भी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और बाकी तो मैंने आपके लेवल में बताया था कि वो बॉन्ड को भी चेंज करता है, इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स को तैयार करता है, कैसे करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है। इसे अपन लोग कल देखेंगे। अब मुझे सिर्फ ये बताओ, कल की क्लास रखनी है या छुट्टी रखनी है? बोलो बच्चों, अरे बोलो भाई, ऑनलाइन वाले हैं? हेलो। सर कुछ भी कर। अरे कल ईद है भाई।